आज सबसे बड़े दिन पर, सबसे बड़ी जगह पर, सबसे बड़े मौके पर सीएनबीसी आवाज सीधा प्रसारण कर रहा है आपको विजय चौक से। सबसे बड़ा दिन इसलिए क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो पेश होने वाला है, उस बजट सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है। और सबसे बड़ा मौका इसलिए क्योंकि ये जो बजट सत्र की शुरुआत हुई है, उसमें अब से कुछ ही मिनटों में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। मेरे दाएं हाथ पे जो बिल्डिंग है वहां पे आर्थिक सर्वे बना है और मेरे बाएं हाथ पे जो बिल्डिंग है वहां पे आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा और वहीं से मैं आर्थिक सर्वे की हर बड़ी बातें, हर बारीक बातें सबसे पहले अब तक ला रहा हूं। और इस आर्थिक सर्वे से क्या मायने निकाला जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुछ ही देर में सुनील सुब्रमण्यम जुड़ेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इंडस्ट्री वेटरन है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ेंगे। असीम मनचंदा क्यों जुड़ रहे हैं ये आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये राज रहने दीजिए, क्योंकि हालांकि संकेत दे दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कवर करते हैं, उनसे मैं क्या जानूंगा आपको बताऊंगा जब उनके पास आऊंगा तो। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अब से कुछ ही मिनटों बाद आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। ये जो आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा उसमें सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहती हैं कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आर्थिक सर्वे में क्या दिया जाता है, क्योंकि इस अनुमान के आधार पर तय होता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी रहने वाली है, टैक्स कलेक्शन क्या रहने वाला है, किस सेक्टर पर सरकार सबसे ज्यादा फोकस करेगी, सरकार की चुनौतियां क्या रहेंगी। तो हमने जैसा कि सुबह में बताया था, हम लोगों को सूत्रों से जानकारी मिली है मुझे कि आर्थिक सर्वे में 6.3 से लेकर 6.8 के बीच में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पेश किया जा सकता है। यानी अगले कारोबारी साल यानी 2025-26 में आर्थिक सर्वे के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 6.3 यानी 6.3 से लेकर के 6.8 के बीच में रह सकता है। यह आर्थिक सर्वे में अनुमान दिया जा सकता है। अब आप पूछेंगे इतना कम क्यों दिया जा रहा है, तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आर्थिक सर्वे में इतना कंजर्वेटिव अनुमान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। और ये कह सकते हैं पूरे आर्थिक सर्वे की एक थीम भी हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां, उससे कैसे निपटा जाए। चुनौतियां इस कदर हावी हैं कि सरकार का, भारत का एक्सपोर्ट तो होगा लेकिन जीडीपी के मुकाबले एक्सपोर्ट का जो रेशियो कहें वो कम होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार के मौके पर हो सकती है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ती दखल की एक बड़ी चुनौती है, जहां पे बैटरी या फिर सोलर पैनल जैसी चीजों पर चुनौती बढ़ रही है, चूंकि वहां पे काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा सकती है। और आर्थिक सर्वे एक और महत्वपूर्ण बात जो कहा जा सकता है वो ये है कि सरकार को दो मोर्चे पर खास फोकस करना होगा। एक, कृषि क्षेत्र पर आपको विशेष जोर देना पड़ेगा, उस फोकस को हटाना नहीं और डिफोकस नहीं करना है। दूसरा, इंडस्ट्री के डीरेगुलेशन की तरफ आपको चलना है, नियमों, कायदे, कानून को और ज्यादा आसान बनाना है। ये जो कहा जा रहा है आर्थिक सर्वे में, इसके मायने क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत आ रहे हैं, इस पे अपने मेहमानों से आपका चर्चा करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले संसद सत्र की शुरुआत से ठीक पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्योंकि वो जो बात है वो पूरे आय की रूपरेखा तय करती है। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है।
मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमिका हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। तो आपने देख लिया प्रधानमंत्री को इनका इशारा साफ तौर से कि ये बजट काफी ज्यादा बड़ा एक रोड मैप पेश कर सकता है और बजट से पहले आर्थिक सर्वे में इसके संकेत मिल सकते हैं। उस पर चर्चा करूं उससे पहले एक बार सुन लेते हैं राष्ट्रपति महोदया ने क्या कहा दोनों सदनों के संबोधन में। देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमिका हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च यहाँ पे और जाहिर तौर पे मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि बजट सेशन और सरकार की रणनीति क्या रहने वाली है। तो इस पे चर्चा करूं, इसकी शुरुआत में करता हूं। सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, बिल्कुल आ रही है। जी हाँ, दरअसल आर्थिक सर्वे में जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर से इशारा कर रही है कि अगले कारोबारी साल में अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सी यहाँ पे सुस्त रह सकती है। 6.3 to 6.8%। आपको क्या लगता है कि ये आप लोग अनुमान लगा चुके थे कि कमोबेश ऐसा ही रहने वाला है कि आप लोगों के अनुमान से भी कम है? ये नहीं, थोड़ी कम है क्योंकि 6.5 के आसपास इस साल का लग रहा है, तो जरूर कुछ ग्रोथ तो होना चाहिए, मगर जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि एक फ्लैट नेक्स्ट ईयर रहेगा इस साल के कंपैरिजन में। तो थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट है, मगर मानता हूं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो 2 क्वार्टर की आउटलुक आई है उससे यही एक संभावना थी कि ग्रोथ का थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से एक लो नंबर लेके जाना शायद अच्छी बात नहीं है। उनको तो अपने टारगेट को थोड़ा हाई रखना है। ने साफ तौर से जो कहा उसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में आने वाले दिनों में चुनौतियां जो उसके लिए सरकार को भी कई सारे कदम उठाने पड़ेंगे। साक्षी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस आर्थिक सर्वे के अनुमान को? आर्थिक सर्वे वैसे पेश किया जा चुका है, हालांकि औपचारिक जानकारी आर्थिक सर्वे से अब तक निकल कर नहीं आई है, लेकिन आर्थिक सर्वे पेश किया जा चुका है और 99.9% संभावना है कि 6.3 से लेकर 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अगले कारोबारी साल में दिया जा सकता है। इस ग्रोथ के अनुमान को कैसे देख रही हैं आप? तो अगर ये अनुमान इकोनॉमिक सर्वे में आ रहा है, आप इसे लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिए। लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ प्रोजेक्शन था 6.5 to 7%। तो अगर इस साल वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 6.3 to 6.8, तो क्लियरली ये सिग्नल करता है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में एक स्लो डाउन हो रहा है। और जैसे आपने पहले बोला कि आउटलुक के बारे में अगर बात करें तो ग्लोबल फ्रंट से डेफिनेटली बहुत सारी हेडविंड्स हैं, ट्रेड पे, टैरिफ्स पे, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे, पॉलिसीज कैसी होंगी, तो उसका क्लियरली इंडिया पे इम्पैक्ट होगा। बट यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी स्लो डाउन हो रहा है। चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे हम
कंजम्पशन की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, तो इंडिया के लिए जो आउटलुक है आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, और आप उसको इस लोअर ग्रोथ प्रोजेक्शन के साथ अगर देखेंगे, तो सारा सिग्नल यही कहता है कि आगे थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग होने वाला है। आई थिंक दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए, इंडिया का जो टारगेट है ग्रोथ का, अगर हम विकसित भारत के बारे में बात करें, 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, उसके अंदर ग्रोथ जो है हमारी हर साल 7% से ग्रो करनी चाहिए। तो 6.3 to 6.8 क्लियरली ये उस टारगेट को मिस करता है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बजट में और आने वाली आरबीआई पॉलिसी में ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ पॉलिसीज दिखेंगी। बिल्कुल यही सवाल मैं लेकर सुनील सुब्रमण्यम साहब आपके पास आना चाह ही रहा था, जो अभी कहा इन्होंने कि जो ये ग्रोथ का अनुमान दिया जा रहा है, ये क्या फरवरी में पेश होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट होगा उसके लिए एक जमीन तैयार कर रहा है? क्योंकि ग्रोथ में दो बातें इकोनॉमिक सर्वे में काफी महत्वपूर्ण कही गई हैं। पहली बात कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो मैंने बताया 6.3 to 6.8। दूसरा, महंगाई, जो कि आरबीआई की चिंता रहती है, महंगाई पर बहुत चिंता यहां पर नहीं जताई गई है। महंगाई को लेकर कहा यह गया है कि महंगाई दर की स्थिति संतुलित स्तर पर रहेगी, यानी बैलेंस रहेगा महंगाई। तो महंगाई की चिंता कम है, ग्रोथ की चिंता ज्यादा है। ये आरबीआई को क्या संकेत दे रहा है, और आरबीआई संकेत को कैसे ले सकता है? सुनील जी। ये पॉजिटिवली ले सकता है आरबीआई, क्योंकि ये एक इन्फ्लेशन की बात के अंदर और एक बात छुपी है, वो है कि अमेरिका, ट्रम्प ड्रिल बेबी ड्रिल, उनका जो एक ये स्टेटमेंट है, यानी अमेरिका तेल उखाड़ के बेचने वाला है बाहर वाले देश के लिए, इसलिए तेल के दाम भी कंट्रोल में आने वाले कुछ 3-4 महीने के लिए स्टेबल लग रहे हैं। तो आरबीआई के लिए ये और एक स्ट्रांग पॉइंट है कि अगर रेट कट की ओर बढ़ना है तो इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ के अनुमान लो है, इन्फ्लेशन भी स्टेबल है, तो डेफिनेटली आपको कंजम्पशन सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में। तो अगर रेट कट के जरिए इंटरेस्ट रेट पे कुछ राहत मिल सकती है, तो आम जनता शायद जाके अपने स्कूटर, कार जो भी खरीदना जा रही है उसके लिए थोड़ी उत्साहित हो सकती है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त सही है, और नए आरबीआई गवर्नर भी आए हैं, गवर्नमेंट से आए हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी मांगे हैं पूरी तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और याद रखिए कि सबसे बड़ा बोरोवर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मार्केट से, तो कोई भी रेट कट में एक चांस है तो इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट भी कम हो सकती है। तो माहौल ठीक है एक रेट कट की ओर इशारा देने के लिए इस आरबीआई पॉलिसी में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि रेट कट की तरफ इशारा करने के लिए बहुत बड़ा संकेत यहां से निकलता आ रहा है। लेकिन आपने जो कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, इसी पे मैं आ रहा हूं, चूंकि इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में सबसे बड़ी जो चिंता जताई जा रही है, जो कि सरकार को भी ध्यान देना होगा, वो ये है कि ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां काफी ज्यादा रह सकती हैं। जिस तरीके से ग्लोबल लैंडस्केप में बदलाव हो रहा है, ये चुनौतियां रहने वाली है। तो ये चुनौतियां आपको सबसे ज्यादा कहां से दिख रहा है, यूएस से या चाइना से? यूएस से दिख रहा है तो टैरिफ की तरफ से दिख रहा है आपको, या फिर H1B वीजा जैसे इशू को लेकर दिख रहा है, या फिर बायलैटरल रिलेशन को लेकर दिख रहा है? सुनील जी आप बोलिए, फिर मैं साक्षी आपके पास भी आऊंगा इसी सवाल को लेकर। मेरे को दिक्कत देखिए सबसे बड़ा चाइना से ही है, क्योंकि ट्रम्प की जो भी कारोबार में वो चाइना के खिलाफ करने वाले, चाइना का काउंटर एक्शन जो होगा तो शायद वो इंडिया में डंप करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो एक इंडिया के लिए थ्रेट बन सकता है। सेकेंड चीज ये है, H1B को मैं इतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो ट्रम्प ने की कहावत भी यही है कि H1B पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं, उसका इलीगल इमिग्रेशन पे ज्यादा ध्यान है। तो चाइना बिगेस्ट रिस्क है इंडिया के लिए कि कैसे चाइना इस यूएस रिलेटेड मैटर को सॉल्व करती है, और वहां पे इंडिया का अपॉर्चुनिटी बनता है। सेकेंड चीज थ्रेट है कि ये ब्रिक वाली करेंसी के ऊपर अगर हम आगे बढ़ गए तो ट्रम्प बहुत सख्त टैरिफ लगा सकते हैं, यही वो कह रहे हैं बार बार। तो शायद उसमें एक स्लोडाउन होगा ब्रिक की करेंसी फॉर्मेशन में, तो इंडिया और चाइना को कुछ गठबंधन करना होगा इस तरीके से। तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, तो मेरे को इंटरनेशनली एक स्लोडाउन, जर्मनी देखिए अभी रिसेशन में चला गया, तो स्लोडाउन की प्रॉब्लम है। मगर टैरिफ के बारे में ट्रम्प और इंडिया के, अगर हम तेल अमेरिका से खरीदते हैं, अगर हम डिफेंस के इक्विपमेंट कुछ खरीदते हैं, तो इंडिया एक अच्छी स्थिति बना सकती है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो अगले महीने ही बुलाया है शायद मोदी जी को अमेरिका में ट्रम्प ने,
तो इंडिया का कुछ फायदा भी बन सकता है इस होल माहौल से। तो एक खाली नेगेटिवली मैं नहीं दिख रहा हूँ। और ड्रिल में भी, ड्रिल से इंडिया, क्योंकि 83% तेल हम इंपोर्ट करते हैं, तो कोई सॉफ्टनिंग इन ऑयल प्राइसेस इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इंटरनेशनली मैं मानता हूं कि खाली चैलेंजेस है। आपने जो कहा सुनील जी, आपने जो कहा सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बीच में कोई तालमेल होती है, क्योंकि आपने जो कहा ना कि यूएस से ज्यादा बड़ी चुनौती चाइना से है, बिल्कुल हूबहू यही बातें आपको इस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही है कि चाइना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के हो, चाहे आपको सोलर पैनल बनाना हो या फिर बैटरी बनानी हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। यहाँ पे चाइना बहुत आगे निकल चुका है। इस तरह की बातें आपको यहाँ निकल कर सामने आ सकती है। इसको लेकर कितनी बड़ी चिंता है या फिर इसको किस तरीके से देखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे साक्षी आपसे। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पर सीएनबीसी आवाज का ये स्पेशल शो सीधा विजय चौक से, वही विजय चौक जहां पीछे संसद है, दाएं हाथ पे वित्त मंत्रालय, जहां ये सारी एक्टिविटी हो रही है। और हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, सुनील सुब्रमण्यम साहब और साक्षी गुप्ता, और हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। आप लोगों के पास आऊं, इससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है। सबसे बड़ी बात कि जो खबरें सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने आपको सुबह सुबह बताई थी, उस खबर पर मुहर लगी है और अगले कारोबारी साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3% और से लेकर 6.8% के बीच रहने का अनुमान यहां पे जताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहां पे बरकरार रहेगा, ये कहा गया है। महंगाई की चिंता के स्तर पर संतुलित बयान दिया गया है कि महंगाई संतुलित स्तर पर बनी रह सकती है, निश्चित रहेगा। या जो ग्लोबल ट्रेड एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा, वहां पे आपको चिंता है। एक जो महत्वपूर्ण बात, सकारात्मक बात कही गई है, वो ये है कि रूरल डिमांड, गांवों से डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये बात यहाँ पे कही गई, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कल भी एक आया था कि रूरल सीतारामन समर्पित बिल्कुल। तो रूरल डिमांड को लेकर जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है उस पर ही कमेंट लेते हैं। साक्षी, आपने सुना जैसे जो की हाइलाइट्स रही हैं इस इकोनॉमिक सर्वे की, वो लक्ष्मण यहाँ पर समअप करते हुए, लेकिन रूरल जो डिमांड है या फिर जो रूरल इकोनॉमी है, वहाँ पर थोड़े से सुधार के संकेत देख रहे हैं। क्या इसे एक ग्रीन शूट की तरह देखना चाहिए, जहाँ हम थोड़ी सी ग्रोथ स्लो होते हुए देख रहे हैं? कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? डेफिनेटली अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पैटर्न देखेंगे इन लास्ट ईयर, तो खारिफ प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स काफी अच्छे हैं। और ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो विंटर क्रॉप है, राबी क्रॉप, उसके अंदर भी प्रोडक्शन लगभग अच्छा ही रहेगा। तो हमारे रूरल इकोनॉमी के लिए वन ऑफ द थिंग्स जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे करने वाला है। और ये हमारी भी एक्सपेक्टेशन रही है कुछ महीने से कि रूरल डिमांड में जो रिकवरी है, जो पिछले 2-2.5 सालों से काफी लो थी, काफी वीक थी, वो अब आगे इम्प्रूव करने वाला है। तो मैं इस चीज से अग्री करती हूँ जो इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने रूरल डिमांड की रिकवरी के बारे में बात करी है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें ये दिख रहा है कि अर्बन साइड पे जो डिमांड है, स्पेशली मिडिल सेगमेंट में, मास सेगमेंट में, उसमें जो है वो डिमांड स्लो डाउन दिखता हमें नजर आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो आई थिंक अभी भी एक ब्रॉड बेस्ड कन्विंसिंग स्टोरी कंजम्पशन साइड पे अभी भी कुछ महीने रहेंगे जहां पे अर्बन डिमांड में भी स्लो रहेगी, रूरल डिमांड से हमें एक बूस्ट मिलेगा। बट क्लियरली एक कंसर्न है और तभी मुझे लगता है कि बजट में इस अर्बन डिमांड स्लो डाउन को एड्रेस करने के लिए कुछ होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट जो मैं इस पे बोलना चाहती हूँ वो ये है कि रूरल सेक्टर जो साक्षी आप कह रही हैं, हाँ बोलिए। स्पेशली अगर आप लोअर सेगमेंट्स में, लोअर सेगमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स करे हैं। चाहे आप उसको इलेक्ट्रिफिकेशन देख लीजिए, रूरल रोड्स देख लीजिए, एक्सेस टू हेल्थ देख लीजिए। आई थिंक इन सब चीजों की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है स्लोली, एंड आई थिंक ये एक को यहाँ बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है।
बिल्कुल, ये आपने जो एक बात कही वो बहुत हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी लग रही होगी। अर्बन डिमांड को बढ़ाने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। जब अर्बन डिमांड बढ़ाने की बात आती है तो लोग इनकम टैक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। काश कल जब बजट पेश हो तो इसको देखने को मिले। सुनील सुब्रमण्यम साहब, संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें गिर सकती हैं, कम हो सकती हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये बता दीजिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ के आउटलुक काफी बेहतर बताए गए हैं। देखिए, डेफिनेटली ऑयल की इन्फ्लेशन, इंपोर्ट इन्फ्लेशन कम होने से आरबीआई के हाथ मजबूत होंगे, रेट कट होगा तो डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ के लिए मेरे ख्याल में एटलीस्ट 0.1 या 0.2% बेनिफिट इसके कारण मिल सकता है। वो एक बात है। सेकंड, अर्बन डिमांड को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली बजट के जरिए कुछ पैसा अर्बन पॉपुलेशन के हाथ में डालना पड़ेगा, चाहे वो टैक्स के बेस लिमिट को बढ़ाकर या फिर कुछ इनकम टैक्स कंसेशन दिलवाकर, वो एक चीज है। सेकंड, खर्चा जो गवर्नमेंट करने वाली है इस बजट में, क्योंकि डेफिनेटली खर्चा आमदनी से ज्यादा होता है, इसलिए हमारी फिस्कल डेफिसिट है, उस खर्चे में ज्यादा मिडिल क्लास का ध्यान दे, क्योंकि अर्बन जो में मिडिल क्लास लार्जली अर्बन में होती है, इसका ध्यान दे। बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये आर्थिक सर्वे से एक क्यों निकाला आपने कि मिडिल क्लास पे ज्यादा ध्यान दे। सुनील जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा क्योंकि समय काफी कम है। सुनील जी और साक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे असीम मनचंदा से। एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत बड़ी बातें कही गई है, उससे क्या मतलब निकालेंगे असीम बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलते हैं अपने सहयोगी असीम मनचंदा के पास। असीम, इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई। कहा गया कि ग्रोथ यहाँ पे काफी ज्यादा है, फोकस यहाँ पे करना चाहिए। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो पिछले 5 साल के अंदर 5% तक की ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ उसके एलाइड सेक्टर जोड़ दिए जाए, चाहे लाइव स्टॉक हो या फिशरीज हो, उसके अंदर 8.3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। और जब से ये नई सरकार आई है उसका लगातार फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही रहा है। अगर मैं पिछले 6 महीनों की बात करूं तो करीब करीब 26 फैसले सरकार ने लिए जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, और वहां पर करीबन 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अनुमानित लागत के ये फैसले जिनका कि किसानों के ऊपर यही फोकस आने वाले दिनों अभी सरकार का रहने वाला। आर्थिक सर्वे से तो कम से कम यही अनुमान लगाया जाए। और इसी के साथ अपने बुलेटिन को यही विराम देते हैं। और जिस तरीके से आर्थिक सर्वे के हर बड़ी बातें सबसे पहले आवाज के दर्शकों तक हमने पहुंचाया था, उसी तरीके से बजट की हर बातें आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज।